नमस्कार, मैं कुमार अनिल ओंकार आवामी में आपका स्वागत है। वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत किया है। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 86.370 करोड़ का हेमंत सरकार का पहला बजट पेश किया है। एक रिपोर्ट। बजट पेश करने के बाद सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बजट हमारी गरीबोन्मुखी सोच को दिखाती है। यह झारखंड के लोगों की आकांक्षाओं और उम्मीदों को पूरा करेगा। कोई भूख से न मरे, कोई अशिक्षित न रहे, इलाज के अभाव में किसी की मौत न हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। राज्य के हर वर्ग के लिए बजट में कुछ न कुछ सौगात दी गई है। किसानों को सशक्त बनाने और युवाओं के सपने को पंख देने के लिए हमारी सरकार ने क्रांतिकारी बजट पेश किया है। मेरा यह मानना है कि यह बजट हमारी सरकार ने जो प्रस्तुत की है, ये गरीबों उन्मुखी प्राथमिकता की सोच को स्पष्ट करती है। हमने अपनी प्राथमिकताएं तय कर राज्य की जनता के समक्ष रख दिया है। हमने शासन के रथ को झोपड़ियों की ओर मोड़ दिया है। राज्य में कोई भूख से ना मरे, राज्य में कोई अशिक्षित ना हो, राज्य में कोई इलाज के अभाव में उसकी मृत्यु ना हो। हमारे गांव के बच्चे अब बकरी ना चराएं बल्कि स्कूल जाएं। राज्य के हर वर्ग, हर इंसान को रहने के लिए उसको छत उपलब्ध हो। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट को झारखंड के विकास में मील का पत्थर बताया। जनता के प्रति पूरी जिम्मेवारी से बजट लाया गया है। हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए बजट में तमाम प्रबंध किए गए हैं। हर नागरिक को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दे रहे हैं। किसानों को हम लोग कर्जा माफ कर रहे हैं। किसानों के लिए हो गया, बेरोजगारों के लिए एक तो नौकरी देंगे और नौकरी तलाशेंगे। दूसरा, इसके बाद भी अगर छूट गए कोई तो पीजी और ग्रेजुएट और पीजी लोगों को हम 5,000 और 7,000 का ये देंगे, मुआवजा देंगे साल में। हेमंत सरकार द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद बीजेपी के नेता और पूर्व झारखंड विकास मोर्चा प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बजट में वैसी कोई बात उल्लेखनीय नहीं है जिससे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग और दलित पिछड़ों का कल्याण हो सके। उन्होंने कहा कि कृषि में 2,000 करोड़ का बजट सिर्फ छलावा है और इस बजट से झारखंड की जो गरीबी है वो कभी दूर नहीं हो सकती। गरीबों की हालत, किसानों की, बेरोजगारों की कहीं सुधार नहीं, क्योंकि उस पर कहीं कुछ इस प्रकार से आर्थिक सर्वेक्षण में जो बातें आई हैं, यहाँ 40% लोग जहाँ गरीबी रेखा से नीचे हैं। दलित वर्ग के लोग तो 82% ऐसे जो 5,000 से भी मासिक आय कम है। वहीं आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि बजट में कुछ खास नहीं है। बजट में पूर्व की सरकार की योजनाओं को चलाने का कोई प्रबंध नहीं किया गया। नई योजनाओं के लिए कम पैसे दिए गए हैं। नहीं, 2,000 करोड़ की व्यवस्था आपने किया तो पहले कृषि ऋण कितना बकाया है लोगों का, इसका आकलन पहले आना चाहिए था। आपने किसी योजना को प्रारंभ करना और बंद करना, अगर किसी योजनाओं को आप बंद कर रहे हैं तो उसके लिए आपने कोई जांच किया, कोई मापदंड तय किया? आपने ये देखा होगा कि इसके माध्यम से अब इस योजना से लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, उपयोगी योजना नहीं है, तो इसके लिए भी तो कोई एक जांच कमेटी बनकर उसका रिपोर्ट के आधार पर आप बंद करेंगे। ये भी नहीं होता है। जो हेमंत सोरेन जी की सरकार का जो पहला बजट है, यह गांव, गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान विरोधी बजट है। और इस बजट में सबसे पहले इस राज्य के अंदर एक युवा के हाथों में मुख्यमंत्री का बागडोर राज्य के नौजवानों ने उनके घोषणा पत्र के छलावे में आकर के विश्वास किया था। आज उन नौजवानों के साथ धोखा देने वाला यह बजट है। बहरहाल हेमंत सरकार ने बजट तो पेश कर दिया है। बजट को लेकर एक तरफ सत्ता पक्ष के नेताओं ने कहा कि बजट झारखंड के विकास को दर्शाता है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने हेमंत सरकार के बजट को सिरे से नकारते हुए इसे छलावा कहा है। ओंकार आवामी के लिए रांची से सहयोगी दीपक के साथ मनीष और प्रतीक की रिपोर्ट।
बजट सत्र के तीसरे दिन के बजट को प्रस्तुत करने के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि यह बजट हमारी सरकार ने जो प्रस्तुत किया है यह गरीबों के उनकी प्राथमिकता की सोच को स्पष्ट करती है। हमने अपनी प्राथमिकताएं तय कर राज्य की जनता के समक्ष रख दिया है। राज्य में कोई भूख से न मरे, राज्य में कोई अशिक्षित न हो, राज्य में इलाज के अभाव में किसी की मृत्यु न हो, हर गरीब को तन ढकने के लिए वस्त्र मिले, यही हमारी प्राथमिकता है। मेरा यह मानना है कि यह बजट हमारी सरकार ने जो प्रस्तुत की है ये गरीबों उन्मुखी प्राथमिकता की सोच को स्पष्ट करती है। हमने अपनी प्राथमिकताएं तय कर राज्य की जनता के समक्ष रख दिया है। हमने शासन के रथ को झोपड़ियों की ओर मोड़ दिया है। राज्य में कोई भूख से ना मरे, राज्य में कोई अशिक्षित ना हो, राज्य में कोई इलाज के अभाव में उसकी मृत्यु ना हो, हमारे गांव के बच्चे अब बकरी ना चराएं बल्कि स्कूल जाएं, राज्य के हर वर्ग, हर इंसान को रहने के लिए उसको छत उपलब्ध हो, घर उपलब्ध हो, हर गरीब को तन ढकने के लिए वस्त्र उपलब्ध हो, हमारी सरकार की ये सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। बजट में आपने देखा कि किसानों को खुशहाल बनाने के लिए तथा युवाओं के अरमानों को पंख देने के लिए इस बजट में कुछ कदम उठाए हैं। यह इस मायने में कि एक क्रांतिकारी बजट है कि इसके केंद्र में गरीब, किसान और बेरोजगार युवा हमारे प्राथमिकता में हैं। कैसे उनको स्वावलंबी बनाया जाए, कैसे उनको अपने पैरों में खड़ा किया जाए, किसान अपनी बदहाली से बाहर कैसे निकले, ये हमारे सोच के केंद्र बिंदुओं में है। विधानसभा सत्र के बाद ओंकार आवामी के संवाददाता प्रतीक सिंह ने मंत्री रामेश्वर उरांव से बजट को लेकर क्या कुछ बात की, आइए सुनते हैं। हमारे साथ सूबे के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आज बजट पेश की गई है। ये जो बजट पेश है सर, ये क्या लगता है जो खासतौर पर युवाओं और किसानों के लिए क्या खास है? किसानों के लिए है, हम लोग धान खरीद ज़्यादा पैसा दे के कर रहे हैं। किसानों को हम लोग कर्जा माफ़ कर रहे हैं, किसानों के लिए हो गया। बेरोजगारों के लिए एक तो नौकरी देंगे और नौकरी तलाशेंगे, दूसरा इसके बाद भी अगर छूट गए कोई तो पीजी और ग्रेजुएट और पीजी लोगों को हम 5,000 और 7,000 का ये देंगे, मुआवजा देंगे साल में। सर अभी मुख्यमंत्री जी ने ये आरोप लगा कि जो विधानसभा बना है या प्रोजेक्ट बिल्डिंग बन रहा है या फिर हाई कोर्ट इतना महंगा नहीं, जबकि गरीब राज्य है। इस पे क्या उन्होंने सही कहा, उन्होंने सही कहा। क्या ये शोभा देता है इतना बड़ा, जिसमें हम लोग भी भूल जाते हैं घुसने में, कहाँ मेरा ये है कच्छ है, रूम कहाँ है। इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत है? 400 करोड़ खर्च करने की क्या जरूरत है? हाथी उड़ाने की क्या जरूरत थी, है ना? ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। गरीब राज्य में गरीबों को फायदा पहुंचाने वाली योजना पर काम करना चाहिए। बेरोजगारों की बात जो कि कही गई कि पहले घोषणा पत्र में यह था कि 5 से 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, लेकिन ये सालाना, इसका क्या तात्पर्य है? नहीं, इसका ये है कि हम पहले तो रोजगार देने की व्यवस्था कर रहे हैं। लगभग 1 सवा लाख लोग बेरोजगार हैं, उनको हम वैकेंसी जो हैं उसको भरने जा रहे हैं, भरेंगे उसको, उनको मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत से हैं, बहुत से जॉब हैं, है ना, उसको भी भरेंगे। अब
अकेले पूछिए तो बता देंगे कैसे है। सर आपने इतनी घोषणा की, रिसोर्स क्या है? अभी कहे कि खजाना खाली है। खजाना खाली है, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन सरकार की मंशा पर, सरकार की इच्छा शक्ति पर खजाना भरता है और फिजूल खर्चे कम करने पर। पिछली सरकार फिजूल खर्चे में, आप श्वेत पत्र पढ़िए ना, आप खुद मालूम हो जाएगा। पढ़े नहीं लगता है, नहीं पढ़े हैं, पूरा समझिए पढ़ करके श्वेत पत्र में क्या किया है सरकार ने, है ना। श्वेत पत्र में पढ़िए, मालूम हो जाएगा सरकार ने क्या किया है। इसको हम लोग अपव्यय को रोकेंगे, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को रोकेंगे और रेवेन्यू उगाएंगे। सर आप आईपीएस भी रह चुके हैं, फिर एमपी केंद्र सरकार में मंत्री, अब राज्य सरकार में मंत्री। पेंशन की बात की जाए तो आजकल के युवा जो सर्विस करते हैं 30 साल के बाद उनको पेंशन नहीं मिलता है, लेकिन एक ही व्यक्ति अगर आईपीएस बन जाता है, विधायक बनता है, एमपी बनता है और जब कुछ नहीं रहता तो तीनों का पेंशन उनको मिलता है। तो अलग अलग व्यवस्था है ना भाई। वो एमपी बना, सब अगर एमपी बन जाएगा तो उसको पेंशन मिलेगा, सबको नौकरी रहेगी 30 साल तक तो उसको भी पेंशन मिलेगा। अब वो तो व्यवस्था अलग अलग है, उसमें कहाँ से सवाल उठता है? मानते कि तो ये थे रामेश्वर उरांव जी, जिनका साफ कहना था कि, और अपने बातों में फंसते भी नजर आए कि एक व्यक्ति और 3-3 या 4-4 पेंशन, ये कहाँ का न्याय है। अपने सहयोगी दीपक के साथ प्रतीक सिंह, ओंकार टीवी, रांची। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि इस बजट में आम जनों के हित की रक्षा हो, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। महिला सशक्तिकरण को लेकर भी विशेष तौर पर इस बजट पर ध्यान केंद्रित की गई है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव के परिणाम की तरह राज्यसभा चुनाव में दोनों सीटों पर आसानी से जीत हासिल करेंगे। कि आज का बजट जो सीमित संसाधन में, कल ही सरकार ने श्वेत पत्र जारी किया था कि हर व्यक्ति के माथे पर 29,000 रुपए का कर्ज छोड़ के गए हैं ये सरकार। बजट से, पिछले बजट से लोन ज्यादा हो गया, खाली खजाना, उस पे भी केवल और केवल अपने इच्छा शक्ति के बदौलत हम लोगों ने ठाना है कि ईमानदारी के साथ, फुटानी छोड़कर, लफाजी छोड़कर, देह दिखाना छोड़कर ईमानदारी से काम करेंगे और पहला ही बजट से जो दिशा तय किया जाएगा, वो जो 5वां बजट होगा, तो सपनों का जो झारखंड हमारे हजारों आंदोलनकारी शहीद परिवार देख रहे हैं, जो आंदोलनकारी इसमें अपना सब कुछ डुबा चुके हैं, जो गुरुजी के साथ लगातार संघर्ष करते रहे एक खुशहाल और समृद्ध झारखंड के लिए, आने वाले 2024 तक में उसी झारखंड को हम लोग देख पाएंगे। हर नौजवान के हाथ में काम होगा, हर खेत को पानी होगा, हर किसान के मुंह में खुशी होगी, बाजार उनके खेत तक पहुंचेगा। हम लोगों ने जो वादा किया था किसान के कर्जे माफी के लिए, उसका भी पहला पावदान हम लोगों ने चढ़ने का काम किया है। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन भी नेता विपक्ष का दर्जा देने की मांग को लेकर बीजेपी के विधायक सदन के बाहर धरने पर बैठे नजर आए। विधायक अमित मंडल ने सरकार द्वारा जारी श्वेत पत्र को फाड़ दिया। स्पीकर स्वाभाविक है, स्पीकर पर सवाल खड़ा करना लाजमी हो रहा है, इसलिए कि लगातार माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय से यह विधायकों का अधिकार है। विधायकों ने मिलकर के नेता प्रतिपक्ष का चुनाव किया है। सदन के अंदर प्रतिपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के विधायकों ने मिलकर के सामूहिकता के साथ नेता प्रतिपक्ष का चुनाव किया है। अगर अध्यक्ष महोदय को लगता है कि लोकतांत्रिक मर्यादा के विपरीत यह चुनाव हुआ है, वो रद्द कर दे मान्यता, उसकी सदस्यता रद्द कर दे। जब स्वयं जिनको नेता विधायक दल चुना पार्टी के विधायकों ने, उन्होंने ही सीधे कहा कि अगर मुझे लगता है कि मैं गलत हूं तो मेरी सदस्यता रद्द कर दे। श्वेत पत्र ये झूठ का पुलिंदा है और राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर राज्य की 3.25 करोड़ जनता का ध्यान, 3.25 करोड़ जनता का ध्यान को भटकाने के लिए एक मैं कहूँगा राजनीतिक हथकंडा थी ये श्वेत पत्र।
विपक्ष पर सरकार का श्वेत पत्र फाड़ने के मामले पर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि विपक्ष डर गया है, इसलिए ऐसी हरकत कर रहा है। श्वेत पत्र फाड़ना इसका प्रमाण है। श्वेत पत्र में पूर्ववर्ती सरकार के काले कारनामे जो प्रस्तुत है। बिल्कुल सही है। कई भारतीय के अंदर उनका काले कारनामे वो लोग जेल जाएंगे और जेल से बचने के लिए ये लोग श्वेत पत्र आ रहे हैं, उससे परवाह नहीं, लेकिन सरकार कार्य करेगी और जो झारखंड को लूटा है, जिससे झारखंड को भूख लगा दिया है, उस पर कार्रवाई होगी। रांची की मेयर आशा लकड़ा ने मीडिया से बात करते हुए राज्य सरकार पर जमकर वार किया और कहा कि हेमंत सरकार के द्वारा आदिवासियों का हर क्षेत्र में दोहन करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही आशा लकड़ा ने कही कि नियम कानून का हनन कर सरकार जनप्रतिनिधियों के अधिकार का हनन कर रही है। आप देख रहे होंगे पिछले कई महीने से हेमंत सोरेन की जब से सरकार बनी है तब से आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों का, SC STओ का दोहन हो रहा है, दोहन करने का प्रयास किया जा रहा है। इन सब विषय को लेकर के आज हम लोग बैठे हैं और खास तौर पर अगर आप देखेंगे तो पिछले बार भी आपने देखा होगा कि चाईबासा में पत्थलगाड़ी को लेकर के गुरु कुलीकेरा के घटना को अगर देखेंगे तो जो समस्या को अंजाम दिए थे, ऐसे लोगों को जेल में रखा गया था, उनको छुड़ा करके वापस लाए और जिस तरह से आदिवासियों का निर्मम हत्या किया गया, ये बहुत ही शर्मसार किया गया है। उसी तरह से आपने देखा होगा, कल रात की बात अगर हम लोग करते हैं कि अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे, उन्हें भी कल जो घटना का अंजाम हुआ है मोराबादी में, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि हेमंत सोरेन कितने आदिवासियों को आज इस तरह का घटना को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। पाकुड़ से जेएमएम के सांसद विजय हांसदा ने मीडिया से बात करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धता को जनता के सामने रखा। कहा कि सरकार जनता के हित में काम कर रही है। सरकार की प्राथमिकताओं में है कि वो बेरोजगार युवकों को रोजगार दे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पलायन पर रोक और स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी सहित सभी समस्याओं से निजात हेमंत सोरेन जनता को दिलाएगी। जो भी सरकार की तरफ से निर्णय लिए जा रहे हैं वो जनता के हित में लिए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार का जो पैसा होता है वो किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, वो जनता का पैसा होता है और जनता का पैसा जनता के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि उस पैसे से जो है कोई अपना मज़े करे। और इसमें जितने भी लोग ऐसे कार्य में संलिप्त रहे हैं उन पे अगर सरकार के तरफ से कोई भी निर्णय लिया जा रहा है तो जनता की उसकी सराहना करनी चाहिए। विपक्ष जो है कि विपक्ष के पास आज जो है चेहरा नहीं है। वो जिनको लाए हैं या खड़ा करना चाह रहे हैं, अगर वो मापदंड पे खड़े नहीं हो रहे हैं तो किसी और को खड़ा कर दीजिए, लेकिन अगर वो खड़ा नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आज उनके पास चेहरे की कमी हो गई है। पोटका समेत पूरे पूर्वी सिंहभूम को ODF घोषित कर दिया गया है, मगर जरूरतमंदों तक स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय नहीं बन पाया है। अभी भी कई दिव्यांग ऐसे हैं जिनका शौचालय अब तक नहीं बन पाया है, जिसके कारण दिव्यांग के साथ साथ पूरे परिवार के लोग काफी परेशान हैं। समस्या का इनका निदान हुआ 5 साल के बाद। इनका जो स्वामी विवेकानंद प्रोत्साहन भत्ता जो रुका हुआ था आज मिला, आज से शुरू हुआ। ये खुशी की बात है, इसके लिए वो भी खुशी है, लेकिन उसके साथ साथ और 2 बड़ी समस्याएं हैं। एक तो है कि ये ऐसी स्थिति में उनका सोच करने के लिए बहुत दिक्कत है ना। उनका माता पिता तो नहीं है, भाभी और भैया ये लोग उसको देखभाल करते हैं। इस ऐसी परिस्थिति में उनको पैखाना पेशाब के लिए बहुत तकलीफ होता है। तो अगर इनको अभी स्वच्छ भारत का हमारा ये चल रहा है, लेकिन अभी तक ऐसे व्यक्तियों को अगर हम लोग शौचालय उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं तो हमारा जो ये है वो ढकोसला ही सरकार का जो माने इतना बड़ा जो प्रोग्राम है ढकोसला ही साबित होगा। मेरा सरकार से ये अनुरोध होगा कि ऐसे व्यक्ति को प्रायोरिटी के आधार पर शौचालय उपलब्ध करवाया जाए ताकि ये लोग को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। पिपरवार के विस्थापित नेता सह भारत मुंडा समाज के प्रदेश अध्यक्ष और CCL के कर्मी प्रेम सागर मुंडा का शव पिपरवार पहुंचते ही कोयलांचल का माहौल गमगीन हो गया। शव पहुंचने के साथ ही चीत पुकार से पूरा इलाका गूंज उठा। उसकी पत्नी, बेटी, बेटा और अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। उनके अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोगों की भीड़ देखी गई। उनके पैतृक गांव बिलारी के दामोदर नदी तट पर अंतिम संस्कार किया गया। कोर्ट पर लोगों का विश्वास एक बार फिर बढ़ा है।
दुमका में 6 साल की मासूम बच्ची और गैंगरेप और फिर हत्या कर शव को छिपाने के मामले में अभियुक्त मिठू राय, पंकज मोहली और अशोक राय को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश तौफीकुल हसन की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। एक रिपोर्ट। लगातार सामने आ रही दुष्कर्म की घटना से जहां पूरा देश अचंभित है, आए दिन कहीं न कहीं दुष्कर्म की घटना होने की खबर प्रकाश में आता है। दुमका में 6 साल की मासूम बच्ची की गैंगरेप और फिर हत्या कर शव को छिपाने के मामले को लेकर अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट के तहत अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में झारखंड की राजधानी रांची में लॉ छात्रा से हुए गैंगरेप के मामले में कोर्ट ने 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने 100 दिन के भीतर इस मामले की सुनवाई पूरी कर सजा का ऐलान किया है। इससे पहले 26 फरवरी को जज नवनीत कुमार की कोर्ट ने इन्हें दोषी करार दिया था। इस मामले में कुल 12 आरोपी थे, जिसमें एक नाबालिग था। नाबालिग आरोपी का मामला जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। वहीं दूसरी ओर दिल दहला देने वाली निर्भया कांड में सभी दोषियों को 3 मार्च को फांसी होने वाली थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप मर्डर के सभी दोषियों को होने वाली फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सभी दोषियों की फांसी पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने फांसी की सजा को इसलिए टाल दिया क्योंकि चारों में एक दोषी पवन की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे में जब पवन कुमार गुप्ता की दया याचिका लंबित है तो फांसी नहीं दी जा सकती। ऐसा तीसरी बार हुआ जब दोषियों की फांसी पर रोक लगी है। जिस तरह लॉ कॉलेज छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी दुष्कर्मियों को आजीवन कारावास की सजा दी है, तो वहीं दुमका में 6 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी दुष्कर्मियों को फांसी की सजा दी। पूरे देश के कोर्ट में त्वरित कार्रवाई हो रही है। उसे देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि अब निर्भया कांड के भी सभी दोषी जल्द ही फांसी के फंदे पर झूलते दिखेंगे। ओंकार आवामी के लिए डेस्क की रिपोर्ट। पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड मुख्यालय जाने के लिए दर्जनों गांव के लोग आज भी एक पुल की आस में हैं। ग्रामीणों को आवागमन के लिए ज्यादा समय लग जाता है, लेकिन यह पुल तो भ्रष्टाचारियों की भेंट चढ़ गया है। 5 करोड़ 98 लाख रुपए से बनने वाला पुल ध्वस्त हो गया है। यह ध्वस्त पुल भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रहा है। पुल के नदी की पानी के तेज बहाव में ढह जाने के 5 महीने बीतने के बाद भी न तो अभियंताओं और न ही योजना के ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाई है। घाटचोरा चंडालमरा जो पुल पिछले बरसात में क्षतिग्रस्त हुआ था, जो अभी तक किसी प्रकार का काम धरातल पर दिख नहीं रहा है। मैं प्रशासन से मांग करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस ब्रिज का निर्माण कराया जाए। निर्माण देरी से होने के कारण दर्जनों गांव प्रभावित हो रहा है और जिसके कारण मुख्य सड़क से लोग दिक्कत हो रही है आने में, और अनाज जो उपज होती है वो भी बाज़ार तक लाने में दिक्कत हो रहा है। अगर यही सिलसिला चला तो बरसात तक में और विकट परिस्थिति हो जाएगी। ब्रिटेन की सेव द चिल्ड्रेन नामक गैर सरकारी संस्था ने रांची में विस्थापन के कारण दूसरे राज्य में ईंट भट्टियों पर काम कर रहे बच्चों की शिक्षा के लिए कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में झारखंड से पश्चिम बंगाल जाने वाले बच्चों को ये वहां के स्कूलों में होने वाली भाषाई दिक्कतों को ध्यान में रखकर किया गया। तो सब बच्चे अगर कहीं भी सिर्फ ईंट भट्टे ही नहीं, और भी चीज़ों में अगर बच्चे जाते हैं, ट्रैफिकिंग के शिकार होते हैं, तो सब बच्चे फिर उसी दलदल में चले जाते हैं, ये हम नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, अगर बच्चे हम रेस्क्यू करके आ जाते हैं तो उनको फॉलो अप करने की जो बातें हैं
वो ज़्यादा ज़रूरी है। अब फॉलोअप करने में कहीं ना कहीं वीकनेस या कमजोरी या चूक हो जाती है, जिसके चलते बच्चे फिर चले जाते हैं। अगर बच्चे कोई अगर रेस्क्यू हो गए हैं तो उनके साथ उनके लोकल जो गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो लोकल पार्ट है, उस पार्ट को डे टू डे उनके साथ कनेक्ट होना पड़ता है, चाहे वो पंचायत के प्रतिनिधि हो या लोकल प्रखंड के हो, बीडीओ हो, तो वो डे टू डे कनेक्ट करना पड़ता है। और उसके साथ जो उनका सब गवर्नमेंट के माध्यम से जो भी स्कीम चलाया जा रहा है, उस स्कीम से उस परिवार को कोलैबोरेट करना, मतलब आच्छादित करना पड़ता है। काम ठीक नहीं हो रहा है तब तो हमको बार बार आने की ज़रूरत पड़ती है। अगर काम ठीक हो तो फिर मॉनिटरिंग अथॉरिटीज़ को कम आना पड़ेगा, लेकिन अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना काम ठीक से नहीं कर रही हैं और चाइल्ड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म ठीक तरीके से इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमारे बार बार इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। अभी यहाँ पे राज्य बाल आयोग का अध्यक्ष और सदस्यों का नियुक्ति ही नहीं हुआ है, तो अगर यहाँ पे एक इस्टेब्लिश्ड मैकेनिज्म ठीक से काम करेगा तो दिल्ली से आने की ज़रूरत कम पड़ेगी। बोकारो स्टील प्लांट द्वारा दामोदर नदी से पानी लेने के लिए बिछाए गए पाइपलाइन के काम को विस्थापितों ने रोक दिया है और पुनर्वास, मुआवजा तथा नियोजन की समस्या का समाधान होने तक इस काम को बाधित रखने का ऐलान किया। पचोरा बस्ती में अनिश्चितकालीन धरना शुरू करते हुए विस्थापितों ने विस्थापित रैयत जोहार पार्टी के बैनर के साथ अपना आंदोलन तेज कर दिया है। यही है कि बीएसएल प्रबंधक और झारखंड सरकार दोनों को हम इसलिए हम बोल रहे हैं कि झारखंड सरकार और बीएसएल प्रबंधक ना हमको नगर में रखी है ना पंचायत में रखी है। और जहां तक जमीन की बात है तो जमीन ना यहाँ का जमीन को इन लोगों ने ना जमीन का पेमेंट किया है, ना ही जमीन का कोई घेराबंदी किया है, मगर बीएसएल प्रबंधक अपने अनुसार वो दिखाती है कि हम ये अधिकृत जमीन है, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। ये रैयत की जमीन है और रैयत की जमीन पर जबरदस्ती इन लोगों ने पंप हाउस का काम को करने का काम कर रही है, जिसमें ग्रामीणों की मांग है कि देखिए सीधी सी बात है कि हमको नियोजन चाहिए, अन्यथा हम जमीन नहीं देंगे और साथ ही साथ मुआवजा भी मुझे चाहिए। रांची में शाइन अब्दुल रज्जाक अंसारी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में बीएड के 2019-2021 बैच के छात्र छात्राओं के लिए फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीनियर्स ने अपने जूनियर्स का स्वागत किया। मुख्य अतिथि वीपी शरण ने शिक्षकों के महत्व को समझाया और बताया कि किसी भी देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में बनता है। इस अवसर पर संस्थान के संस्थापक मंजूर अहमद अंसारी ने नए छात्र छात्राओं का स्वागत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा दिखाई। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए ओंकार अवामी। नमस्कार।